कठोर बनी माँ। भारत के एक छोटे से शहर नागपुर में पार्वती अपने बेटे गणेश और बहू गौरी के साथ रहती थी। पार्वती पहले से ही थोड़ी सख्त दिल वाली थी। उसे गलत चीजें पहले से ही नापसंद थी, लेकिन उसके पति की मृत्यु के बाद वो टूट चुकी थी। नागपुर में पार्वती का एक 2 मंजिला घर था जो उसके पति ने लिया था और वो सब वहीं रहते थे। उसके पति के जाने के बाद बहू गौरी और उसके बेटे गणेश का व्यवहार कुछ ठीक नहीं रहता था। वो अक्सर छोटी छोटी चीजों में उस पर गुस्सा हो जाते थे। एक दिन की बात है। अरे बहुत जोरों से भूख लगी है और सुबह से बहू ने कुछ खाने को भी नहीं दिया। नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे, वो भी खत्म हो गए। अब तो दोपहर भी होने वाली है, लगता है बहू के पास जाना ही पड़ेगा, ऐसे तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही पार्वती गौरी के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। पार्वती का कहना सुनकर गौरी मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पीकर सो जाओ। आज दोपहर को मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ, इसीलिए खाना तो मैं रात को ही बनाऊंगी। ये सुन के पार्वती का मन उदास हो गया। तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? गौरी गुस्से में किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल और अचार ले आई। ये लो, ये खा लो। चावल फ्रिज में रखे थे, तब भी वो खराब हो गए थे। उनमें गंदी बदबू आ रही थी। पार्वती ने गुस्से से वो चावल डस्टबिन में डाल दिए। वो तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है, अगर मैंने ये चावल खाए तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। इससे अच्छा उसके आने तक मैं दाल चावल बना के खा लेती हूँ। ऐसे फिर पार्वती चुपके से दाल चावल बनाकर खा लेती है और फिर बर्तन धोकर किचन साफ करके अपने कमरे में चुपचाप से सो जाती है। गौरी ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर ये घर मेरा भी तो है और मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ। दूसरे दिन सुबह पार्वती अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा गणेश उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हुआ है। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद हो जाएगी। बेटा तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। पार्वती चौंक गई और बोली, पर वो रूम तो छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधाएं तो चाहिए ना। वैसे भी ये रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? पार्वती को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कुछ देर शांत रहकर बोली, बेटा टेरेस पर जो रूम है हम वो भी तो किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में तो सारी सुख सुविधा है। नहीं माँ, वो रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वो अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि गौरी के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसीलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। पार्वती सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वो बुढ़ापे में बेटी और बहू पर आश्रित थी। इसीलिए गणेश ने जो कहा उस पर पार्वती ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था। तब भी वहां उस रूम में वो दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था। घर में आए हुए किराएदार का नाम केतन था। वो एक एनजीओ में काम करता था। वो हर रोज गौरी और गणेश पार्वती के साथ कैसा सलूक करते थे वो देखता था। वो देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे पार्वती केतन को अपने बेटे जैसा मानने लगी। केतन भी आते जाते पार्वती का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। एक दिन गणेश और गौरी बाहर गए हुए थे। तभी केतन पार्वती से बोलता है, आंटी आप मेरी माँ जैसी हो। मुझे तो माँ का सुख हासिल ही नहीं हुआ, लेकिन जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है।
हाँ बेटा, मैं भी तुम्हें अब मेरे बेटे जैसा ही मानती हूँ। मेरा खुद का बेटा तो अब मेरा रहा नहीं है। अब मेरे बेटे और मेरी बहू को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस एक पालतू जानवर की तरह इस घर में रह रही हूँ। अब मेरा बेटा पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बदल गया है, क्योंकि मेरा बुढ़ापे का कोई और दूसरा सहारा नहीं है। रोटी के 2 टुकड़े के लिए मुझे उनके सहारे रहना पड़ रहा है। ये बोलते बोलते पार्वती खूब रोने लगी। रो मत आंटी, आप अपना मन हल्का कर लो। मुझे आप अपने बेटे जैसा ही समझो। आपके दिल में जो भी है मुझे अपना दूसरा बेटा समझकर बोल दो। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा। बेटे, मेरे पति की मौत भी मेरे बेटे की लापरवाही से ही हुई थी। मेरे पति जब काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वो काम करने में असमर्थ हो गए तब उनका खर्चा भी गणेश को उठाना पड़ा। तो ये बातें गणेश के मन को बहुत बुरी लगने लगी। जब तक पति घर चला रहे थे गणेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्चा उसको बोझ लगने लगा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कह भी नहीं सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था और वो चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि इनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देता था, तो गणेश पैसे बचाने चाहिए इसलिए दवाई आधी लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब गणेश ने उनकी गोली औषधियां बंद कर दी थी। पति भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई और मैं बहुत घबरा गई और मैं भाग भाग के गणेश के कमरे में दरवाजा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उस पर गणेश बोला, माँ मुझे अब सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था और मैं रात भर मेरे पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही और आधी रात को मेरी थोड़ी आंख लग गई और मैंने उठकर देखा तो उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। गणेश रोने का नाटक करने लगा। गौरी तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसके वास्तव में ससुर चले गए हों। इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो, लेकिन सबसे बड़ा झटका मुझे लगा था, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं कहना चाह रही थी कि मेरे बेटे और मेरे बहू की वजह से मेरे पति की मौत हुई है, पर अब तुम दोनों रोने का नाटक क्यों कर रहे हो? पर मैं कुछ बोल भी नहीं पाई बेटा। मेरे दिमाग में हमेशा से एक बात चलती रहती है, गणेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद गौरी और मेरे बेटे गणेश का व्यवहार बहुत बदल गया था और मुझे भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसीलिए मुझे अब उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं है। पर मेरे मन में ये बात अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ बेटा, ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, एक लाचार औरत की तरह मुझे बस सब सहना है। आंटी ऐसा नहीं है, अब ये पुराने ख्यालात सब माता पिता को बदलने होंगे। आंटी मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और आप जैसे माता पिता जिनकी औलाद उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, बेटे के प्यार में दबकर वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं। मैंने तो ऐसे भी माँ बाप देखे हैं जो अपने ही घर में एक नौकर की तरह काम करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए ताकि उनका बेटा उनके साथ रहे। आंटी आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, मौत कब आएगी किसी को नहीं पता है। क्या पता आप 1 साल और जियो या 20 साल, ये आपको भी नहीं पता। केतन की बातें सुनकर पार्वती को एक नई उम्मीद दिखाई दे रही थी और उसकी बात थोड़ी थोड़ी उसे अब समझ भी आ रही थी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बेटा, तुम ही बताओ। आंटी आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन हर माँ बाप अपनी औलाद को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन औलाद का भी कर्तव्य है कि वो भी उनसे उतना ही प्यार करे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जो वो करते हैं वैसा ही सलूक उनके साथ भी होना चाहिए। मेरी समझ नहीं आ रहा है बेटा, थोड़ा खुलकर बताओ। आंटी आपका ये घर अभी भी आपके नाम पर है और आपने और आपके पति ने बड़ी मुश्किल से इसे पाई पाई जोड़कर बनाया है, तो इस पर पूरा हक अभी भी आपका ही है, ना कि आपके बेटे गणेश और उसकी बहू या बहू के मायके वालों का। आपको थोड़ा कठोर बनना ही पड़ेगा आंटी, वरना एक दिन ऐसे ही आपके पति की तरह आपकी जान भी चली जाएगी।
ऐसे ही केतन की बात पार्वती को अब समझ आ गई और दूसरे दिन सुबह पार्वती गौरी और गणेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। पार्वती का कहना सुनकर गौरी बहुत खुश हो गई। गणेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में पार्वती ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, गणेश, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है और गौरी, तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। ये बातें सच्ची हैं कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ऊपर के कमरे में किराए पर दे दूंगी और नीचों के कमरे में मैं उन माँ बाप को रखूंगी जिनको तुम्हारे जैसे बेटों ने घर से निकाल दिया है, और ये मेरा आखिरी निर्णय है। ये सुनकर गणेश और गौरी दोनों ही चौंक गए। गणेश और गौरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि पार्वती घर छोड़कर चली जाएगी तो वो दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको पार्वती की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। पार्वती का कहना सुनकर गणेश गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा भी अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया है। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा है कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है कि मैं अपने बारे में सोचूं। गणेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा? मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार के बारे में सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर पार्वती अपने रूम में चली गई। गणेश और गौरी शांत होकर पार्वती को जाते हुए देखते ही रह गए। पार्वती ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उस घर में आश्रय दिया। केतन की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं।